मेरा नाम है तड़वी रुखसाना बी उमर खान। तो आज हम लोग प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नागरीयकरण। नागरीयकरण, इसको हम लोग शहरीकरण भी बोल सकते हैं। इसकी कुछ छोटी परिभाषा है और उसको हम लोग देख लेते हैं कि नगरीकरण मतलब नगरों में वृद्धि या फिर ग्रामीण जनसंख्या का शहरीकरण, शहरी जनसंख्या में परिवर्तित होना, इसे हम नगरीकरण बोलते हैं। नगरीकरण और शहरीकरण दोनों एक ही है। तो हम लोग अपने पाठ की तरफ आते हैं। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में कुछ वार्तालाप दिखाई देता है। वो दो व्यक्ति, एक पिता और एक पुत्र है। वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें से जो पुत्र है वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अच्छा। और जो पिता है, तात्या, वो अ, उसकी मतलब उनका पूरा जीवन खेती में ही गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है। उनकी बातचीत से हमको क्या पता चलेगा। ठीक है। तात्या: सुरेश, आज मैं खेती देरी से आऊंगा, इसलिए तुम पहले जाओ। जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपने पुत्र को बोल रहे हैं कि मैं आज खेती में देरी से जाऊंगा, तुम पहले चले जाओ। उनका पुत्र सुरेश: तात्या, मेरे मन में आज कारखाने जाने का विचार है। जो उनका पुत्र है वो अपने पिता से बोल रहा है कि मेरा विचार क्या है कि मैं किधर जाऊं, कारखाने में जाऊं। तात्या बोलते हैं, क्यों रे? उससे प्रश्न पूछते, क्यों कारखाने में? सुरेश बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कारखाने में नौकरी करूं। सुरेश बोलता है, क्योंकि सुरेश थोड़ा पढ़ा लिखा है, बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, उस कारखाने में मैं नौकरी करूं। इस पर तात्या उससे प्रश्न बोलते हैं, कारखाने में नौकरी? क्यों बेटा? तात्या उससे पूछते कि क्यों कारखाने में नौकरी करना, क्यों बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सुरेश बोलता है, तात्या, कारखाने में नौकरी करने से मुझे प्रतिमाह वेतन मिलेगा। अधिक समय काम किया तो अधिक वेतन मिलेगा। उसी प्रकार दिवाली के समय बोनस अतिरिक्त भी मिलेगा। इस पे सुरेश बोलता है कि मैं कारखाने में नौकरी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रतिमाह वेतन मिलेगा। और कभी उससे अधिक ज्यादा समय में काम करूंगा तो वो भी अधिक वेतन मिलेगा। उसके अलावा दिवाली का बोनस जो रहता है वो भी उसे मिलेगा। तात्या बोलते हैं कि फिर, अरे फिर खेती का क्या होगा? तुम तात्या इस पे प्रश्न पूछते हैं सुरेश से कि तुम तो कारखाने में चले जाओगे, पर उसके बाद जो खेती है उसका क्या होगा, उसका क्या करेंगे हम लोग? सुरेश बोलता है, नौकरी करते करते खेती का काम भी देखूंगा। क्या करूंगा मैं? नौकरी करते करते, कारखाने में नौकरी करते करते मैं खेती का काम भी देखूंगा। तात्या बोलते हैं, वह तो सब ठीक है, पर क्या यह तुझसे होगा? वो पूछते हैं उससे कि वो बात तो सब ठीक है, परंतु तुमसे ये हो पाएगा? काम करना भी, नौकरी करना भी और खेती का काम भी हो जाएगा दोनों? सुरेश: तात्या, वह तात्या, मैं सब देखूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। हम थोड़े विचार भविष्य का विचार करें। आज हमारा गांव जैसे दिख रहा है ना, उसे भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तात्या के प्रश्न पूछने पर कि तू क्यों दोनों देख नहीं पाएगा, कैसे करेगा तू? तो सुरेश इस पर उनका जवाब देता है कि तात्या, आप उसकी चिंता मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ, आप हम लोग थोड़ा सा भविष्य का विचार करते हैं। आज हमारा गांव जैसा दिख रहा है, कल भी ऐसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं। उसमें क्या होंगे, भविष्य में क्या होंगे, उसमें परिवर्तन होंगे।
तात्या, कौन सा परिवर्तन कह रहे हो तुम? तात्या पूछते हैं कि कौन सा परिवर्तन पूछ रहे हो, बता रहे हो तुम? सुरेश बोलता है, तात्या आप थोड़ा भूतकाल में जाइए, पहले वाला गांव याद कीजिए। हम हमारे गांव कितने छोटे थे और आज हमारे गांव की स्थिति देखिए। आज हमारे गांव के सामने कारखाने आ गए हैं। हमारी खेती गांव के पास है। कारखाना शुरू होने से सड़क का विकास होगा, दवाखाने, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय जैसी सुविधा शुरू होंगी। गांव में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होंगी। गांव से बाहर लोग वहां रहने आएंगे। गांव का विस्तार होगा, गांव का विकास होगा। और परिवर्तन क्या होगा? सुरेश बता रहा है कि परिवर्तन ये होगा कि गांव का विकास होगा। जो छोटे छोटे हमारे गांव में क्या होंगे? कारखाने आ जाएंगे और कारखानों शुरू होने से क्या होंगी? सड़क भी बन जाएंगी, विद्यालय भी बन जाएंगे, महाविद्यालय की भी आ जाएंगे। और जो प्रशासकीय कार्यालय होते हैं उसकी सुविधा भी क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। गांव का विस्तार होगा, गांव का विकास होगा। अभी हम लोगों ने ये वार्तालाप देख ली है, नगरीकरण मतलब एक पिता पुत्र बता रहे हैं कि किस तरह उनके गांव का विकास होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको कुछ फोटो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका हम लोग देखते हैं। कि सुरेश कारखाने में काम करने का विचार क्यों कर रहा है? जो हमने पढ़ा उसके उससे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर कुछ पूछे गए हैं, तो हम उसका उत्तर देख देखते हैं कि क्या आएंगे उसके उत्तर। तो सुरेश कारखाने में काम करने का विचार क्यों कर रहा है? सुरेश इसलिए विचार कर रहा है, उसका उत्तर कि उसे प्रति माह क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। और अधिक काम करने पर उसको वो अधिक वेतन भी मिलेगा। उसके अलावा वो दिवाली का उसको बोनस भी मिलेगा। और इस तरह मतलब वो खेती में काम करता है तो उसको प्रति माह मतलब उतना नहीं पाता, तो मतलब जैसे सोच के हिसाब से। अ, अभी अगला प्रश्न है, तात्या को किस बात की चिंता हो रही है? तो तात्या को इस बात की चिंता हो रही है कि सुरेश कारखाने में नौकरी करेगा तो जो उनका खेत है उसकी देखरेख कौन करेगा? उसकी तरफ कौन ध्यान देगा? अगला प्रश्न है, सुरेश के अनुसार गांव में कौन सा परिवर्तन होगा? तो सुरेश के अनुसार गांव में कौन सा परिवर्तन होगा? जब कारखाना बनेगा तो उसके बाद गांव में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो उससे क्या होगा? सड़कों का विकास होगा, दवाखाने, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय सुविधाएं, ये सभी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह गांव में ऐसा परिवर्तन होगा। चौथा प्रश्न है, गांव के संदर्भ में कौन कौन से परिवर्तन होंगे ऐसा आपको लगता है? तो ऐसा लगता है कि गांव में जब कारखाने बनेंगे तो ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नागरिक सुविधाएं ये भी सभी आ जाएंगी। और अ, हो सकता है कि जो जिस जगह पर कृषि नहीं की जाती वहां पर भी कारखाने बनने लगे। अभी हम लोग अपने पाठ की तरफ आते हैं। तो नागरीकरण से कुछ लाभ भी होती है, कुछ हानियां भी होती है। और नगरीकरण एक ग्राम को, एक छोटे गांव को किस तरह नगरीकरण में विभाजन किया जाता है, किस तरह उसको बोला जाएगा कि ये नगरीकरण है या एक शहर में इसका रूपांतरण हो रहा है, किस आधार पर उसका रूपांतरण हो रहा है, ये हम लोग आगे जानेंगे।
आपके ध्यान में आया होगा कि सुरेश के गांव के पास कारखाने शुरू होने से गांव के लोगों के व्यवसाय में परिवर्तन होने लगा है। जैसे काम के लिए दूसरे गांव से अनेक लोग गांव में रहने लगे। गांव की सुविधाएं जैसे यातायात, होटल, भोजनालय, होटल, बिक्री की दुकानें, वैद्यकीय सुविधाएं आदि सभी सुविधाओं के मूल में परिवर्तन होने लगा है। जैसे सुरेश ने जैसे एक गांव में सुरेश का ही गांव, या फिर हम लोग किसी भी गांव को ले सकते हैं कि कारखाने शुरू होने से क्या क्या होने लगा। एक गांव से दूसरे गांव लोग काम के लिए आने लगे, और गांव में क्या होने लगे, यातायात। जब लोग रहेंगे तो उनके आने जाने की भी सुविधा होनी चाहिए। होटल जब वो रहेंगे तो उनके खाने के लिए होटल और भोजनालय होने चाहिए, और चाहिए। और हमारे देश का विचार करें तो कृषि पर यह ग्रामीण भाग का प्रमुख व्यवसाय है। कृषि और कृषि के पूरक व्यवसाय में प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, परंतु आजकल विविध उद्योग व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो रहे हैं, जैसे कारखाने, मिलें, ऊर्जा प्रकल्प, बहुउद्देशीय प्रकल्प आदि। इसी कारण स्थानीय तथा आसपास के प्रदेश के लोग इन कार्यों के लिए गांव में आने लगे हैं, जिससे गांव की जनसंख्या में वृद्धि होती है। इन लोगों को विविध सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य व्यवसाय विकसित होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, खान पान, अस्पताल, मनोरंजन आदि। परिणामतः गांव का विस्तार बढ़ने लगा है और पूरे गांव का रूप बदल गया है। अभी हमारे देश का ही हम विचार करते हैं कि कृषि यह क्या है, हमारा मुख्य व्यवसाय है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर किस पर है, कृषि व्यवसाय पर ही निर्भर है। परंतु आजकल क्या है, और ये जो कृषि व्यवसाय है जो प्राचीन काल से चला रहे, मतलब जो कृषि करते हैं जो किसान, तो प्राचीन काल में जैसे करते थे वैसे ही करते हैं, और कुछ अभी बदलाव के कारण यंत्रों का उपयोग होने लगा है, परंतु सभी उस पर रहेंगे ऐसा नहीं। और आजकल क्या हो रहा है, उद्योग धंधों का विकास ग्रामीण क्षेत्र से शुरू हो रहा है, और कारखाने, मिल, जो बहुउद्देशीय प्रकल्प है वो कहाँ, ग्रामीण गांव से में ही शुरू होने लगे हैं, जिससे क्या होने लगा, गांव काम के लिए एक व्यक्ति गांव से दूसरे गांव में जाने लगा है, तो इस तरह गांव की जनसंख्या में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। इन वृद्धि जो जनसंख्या में जो लोग गांव से दूसरे गांव में गए हैं, तो उन लोगों को विविध जो सुविधाएं होती है वो उसको उपलब्ध कराना होता है, उसको देना होता है। तो उसमें खान पान, अस्पताल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि गांव का क्या है, विस्तार होने लगा है, और गांव क्या है, पूरा बदलने लगा है। अगला, गांव में सार्वजनिक सेवा की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत के स्थान पर नगर परिषद अथवा नगर पालिका का उदय हुआ है। नागरिकों को विविध मूलभूत सार्वजनिक सुविधाएं देने का कार्य इन संस्थाओं को करना पड़ता है, जैसे पेयजल, सड़क, यातायात, गंदे पानी के निकास की व्यवस्था, सड़क पर बिजली आदि। इसके अलावा नगर नियोजन, मनोरंजन के साथ साथ दर्शनीय स्थल, पार्क आदि सुविधाओं को भी विकसित करना पड़ता है। परिणामतः गांव का रूपांतरण शहर नगर में हो रहा है। अभी जो गांव में जो सार्वजनिक सुविधाएं है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं है, उसको पूर्ति करने के लिए क्या, जब गांव की जनसंख्या बढ़ेगी तो ग्राम पंचायत बनेगी, नगर परिषद बढ़ेगी, उनकी जो सुविधाएं है वो उन्हें प्रदान करना पड़ेगा। उसमें छोटी से लेकर बड़ी तक की हर सुविधाएं प्रदान करनी होगी, जैसे पेयजल, सड़क, यातायात, गंदे पानी का निकास, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, और इसके अलावा नगर नियोजन में मनोरंजन का स्थान भी होना चाहिए, दर्शनीय स्थान भी होना चाहिए, बाग भी होने चाहिए, आदि सुविधाएं देनी होगी। और जिससे क्या होगा, गांव का विकास होगा, और गांव का रूपांतरण किसमें होगा, शहर में होगा।
अभी वही प्रश्न है कि जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं नगरीय भागों में विकसित करना आवश्यक होगी। तो सड़क बनाना, यातायात के लिए सुविधा देना, अस्पताल बनाना, ये सभी इसमें आ जाएगा। अभी भारतीय जनगणना आयोग की ओर से नगर के संदर्भ में 1961 के संदर्भ में निश्चित किए गए हैं। मतलब एक गांव को एक शहर कैसे बनाया जाता है, कैसे बोला जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। उसके आधार पर एक नगर का रूपांतरण शहर में होता है। पहला, जिस बस्ती गांव में काम करने वाले 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं, ऐसी बस्ती को नगरीय बस्ती समझिए। यानी जिस जिस गांव के या जिस बस्ती के पुरुष 75% पुरुष कृषि के अलावा, मतलब कृषि को छोड़कर अन्य व्यवसाय करते हैं, तो ऐसी बस्ती को क्या समझा जाएगा? नगरीय बस्ती समझा जाएगा। बस्ती की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, जो बस्ती की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, उससे भी शहर शहर घोषित किया जाएगा। बस्ती की जनसंख्या का घनत्व दर कम से कम 400 वर्ग किमी इतना होना चाहिए। जो बस्ती है उसका घनत्व 400 किमी होना चाहिए। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके आधार पर क्या करना है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिलेख तैयार किया गया है। और ये कब से कब तक तैयार किया गया है? तो 1961 से 2011 तक के ये निष्कर्ष निकाले गए हैं। उसको हम आलेख पे भी करना है। वर्ष 1961 में नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितना था? 17.79%। और नगरीय बस्तियों की जनसंख्या 2,270 इतनी थी। ऐसे ही हर साल इसमें वृद्धि होती गई। 2011 में देखे तो 37.7% से लेकर में 7,935 इतनी परिवर्तित हो गई, इतनी जनसंख्या बढ़ गई। आगे हम लोग देखते हैं कि उसके भौगोलिक स्पष्टीकरण की किस तरह एक नगर का एक बस्ती में एक बस्ती का शहर में रूपांतरण होता है। तो भारत में नगरीय बस्ती का विचार करने पर पता चलता है कि सन 1961 से 2011 तक के भारत नगरीय बस्ती की जनसंख्या में सतत वृद्धि हुई है। तो क्या बताया जा रहा है कि 1961 से लेके 2011 तक के नगरीय बस्तियों में क्या हो रही है? सतत वृद्धि हो रही है। सन 1961 से 1981 तक के नगरीय जनसंख्या की वृद्धि साधारणतः 5.55% थी। और यही जो जनसंख्या की वृद्धि है 1961 से 1961 तक की क्या थी? सामान्य थी। परंतु 1981 से 2000 तक की यह वृद्धि 13.73% तक पहुंची हुई दिखाई देती है। परंतु यही वृद्धि 1981 से लेकर 2011 तक 13.73% वृद्धि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ भारत की नागरीय जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। नगरीकरण के अनेक कारण होते हैं। हम इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या, कि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि होने के कुछ कारण है। तो आइए हम लोग कौन कौन से उसके कारण है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। औद्योगिकरण, उसका पहला कारण है औद्योगिकरण। किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण होना, यह नगरीकरण की सहायता
करने वाला घटक है। किसी प्रदेश का औद्योगिकरण होना या केंद्रीकरण होना, यह नगरीकरण किस नगरीकरण में सहायक देता है। किसी एक जगह मतलब गांव है, वहां पर कारखाने बनना, वहां पे लोगों का आना काम के लिए, तो ये क्या है, जनसंख्या में वृद्धि और होती है, और जिससे क्या होता है, उद्योग उद्योग का विकास होता है, केंद्रीकरण होता है, और जिससे क्या होता है, नगरीकरण में ये क्या है, सहायता देने वाला घटक है। उद्योग धंधों की वृद्धि से नौकरों नौकरी के लिए आसपास के प्रदेशों के लोग इस प्रदेश की ओर आकर्षित होते हैं। और आगे वही बात आ रही है कि उद्योग धंधे के विकास के साथ साथ वहां के आसपास के लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे हमने पहले सुरेश का देखे कि सुरेश क्या कर रहा है, खेती को छोड़कर, मतलब खेती की तरफ वो ध्यान देगा ही, परंतु उसके साथ साथ वो क्या करना चाहता है, वो कारखाने में भी काम करना चाहता है। ये आकर्षण, तो इस तरह उद्योग धंधे विकसित होंगे तो लोग उसकी तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, वहां पर काम करने के लिए आएंगे। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया गतिमान होगी, और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी, उस तरह एक बस्ती का, एक ग्राम का शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएंगी, गतिमान हो जाएंगी। 19वीं शताब्दी के दरमियान मुंबई शहर में कपड़ा मिलों के प्रारंभ की वजह से अधिक गति से शहर में वृद्धि हुई है, जिसमें मूल रूप से मछुआरों की बस्ती अनेक गांव औद्योगिकरण और नगरीकरण में मुंबई महानगर के भाग में ही आ गए हैं। और 19वीं शताब्दी में जो मुंबई में कपड़े मिल का प्रारंभ हुआ, तो इससे भी क्या हुआ कि अधिक गति से शहरों की वृद्धि होने लगी। जो मछुआरे पहले मुंबई एक मछुआरे मतलब एक बंदरगाह मछुआरों की बस्ती के नाम से पहचाने जाता था, परंतु औद्योगिक मुंबई में कपड़े मिल आने की वजह से जो मछुआरे थे वो क्या करने लगे, औद्योगिकरण करने लगे, मतलब कारखानों में काम करने लगे। और इस तरह क्या हो गया, नगरीकरण में मुंबई महानगर पालिका का भी एक भाग है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, व्यापार। इसका आप व्यापार किसी प्रदेश की वस्तुओं को ले जा लाने ले जाने, उतारने, चढ़ाने तथा संग्रह करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां होती है। ऐसे स्थानों पर व्यापार तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं की वृद्धि होती है, जिसे व्यापारी स्कूल, बैंक, सहकारी संस्थाएं, गोदाम, शीतगृह आदि, इन सुविधाओं के साथ साथ सड़कें, होटल, निवास आदि घटकों में भी वृद्धि होती है। जैसे भारत से नागपुर शहर देश के केंद्र स्थान में है। यह शहर व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक होने से नगरीकरण में वृद्धि होने लगी है। व्यापार की वजह से जो वस्तुएं तैयार है उनको लाने ले जाने, या कच्चा माल है उनको उसको लाने के लिए, उतारने के लिए, संग्रह करने के लिए, बनाने के लिए क्या है, ये सभी सुविधाएं किससे जुड़ी हुई है, व्यापार से संबंधित है, जुड़ी हुई है, व्यापार से जुड़ी हुई ये है सुविधाएं है। और इन सुविधाओं में वृद्धि होने से क्या होगा, नगरीकरण होगा। और उसमें जो उसी के साथ साथ जो व्यापारी संकुल है, बैंक है, सहकारी संस्थाएं है, शीतगृह है, इन सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। उसके साथ साथ सड़कें हैं, होटल, निवास आदि जो घटक है उनमें भी वृद्धि होगी। और इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि भारत में जो नागपुर शहर है उसका केंद्र स्थान है। तो यहाँ पर क्या है, शहर व्यापार की दृष्टि से क्या है, एकदम ये स्थान सुविधाजनक है, और इसके कारण क्या होने लगा है, नगरीकरण में वृद्धि होने लगी है। अगला पॉइंट है हमारा
प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी। विविध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी के अनेक लाभ दिखाई देते हैं। नागरीकरण के लिए ये दोनों घटक सहायक होते हैं। पिछले कुछ दशकों में कृषि आधुनिक तकनीकी के में वृद्धि हुई है। तकनीकी बढ़ गई है। ग्रामीण भागों में कृषि अब बड़े पैमाने पर यंत्रों की सहायता से की जाने लगी है। इसलिए कृषि पद्धति में मनुष्य बल कम हो गया है, जिस कारण कृषि मजदूर काम धंधे के लिए शहर की ओर स्थानांतरित हुए हैं। परिणामतः नगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। प्रौद्योगिकी और तकनीकी ये भी इसके नगरीकरण में लाभदायक है। तो कैसे लाभदायक है कि पिछले कुछ दशकों में क्या होने लगा है, जो कृषि की जो पुरानी पद्धति थी उसमें क्या होने लगा, आधुनिक पद्धति का उपयोग होकर कृषि का उत्पादन बढ़ने लगा। और उसी प्रकार जो ग्रामीण कृषि थी उसका जो उत्पादन बढ़ने लगा, उसकी सहायता से क्या होने लगा, खेती की जो पद्धति थी उसमें मनुष्य बल कम होने लगा है। उसके उसके कारण मजदूर यानी यंत्रों, जब मनुष्य हाथ से मतलब अपने हाथ से काम करता था कृषि के लिए, और उसकी जगह यंत्रों ने ले ली। अभी कुछ जो कृषक है वो क्या करने लगे, मजदूरी करने लगे, शहरों की ओर स्थानांतरित आने लगे। इससे क्या होने लगे, नगरीय जनसंख्या में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। अगला पॉइंट है हमारा यातायात और संदेश वहन। जिन बस्तियों या गांव में सड़कें, रेल मार्ग आदि यातायात के साधनों का विकास होता है, जिसे कोंकण रेल मार्ग पर स्थित गांव का नगरीकरण होने लगा है। इस प्रकार महत्वपूर्ण रेल मार्ग भुसावल से जुड़ने से भुसावल का तीव्र विकास होने लगा है। यातायात और संदेश वाहन, जो वस्तु तैयार है उसको लाने ले जाने के लिए भी क्या होने लगा है, बस्तियों से या गांव से रेलवे मार्ग आदि से उसका यातायात किया जाता है। और यातायात में क्या होने लगा, उससे विकास होने लगा है। और ये कारण भी नगरीकरण की तेजी से शहरीकरण तेजी से हो रहा है। एक उदाहरण देखते हैं हम उसके लिए। यहाँ पर दिया है आपकी किताब में कि कोंकण जो रेलवे जो है उसकी वजह से क्या हो गया, गांव में नगरीकरण होने लगा है। उसी प्रकार रेल मार्ग से भुसावल से जुड़ने पर क्या होने लगा है, विकास तीव्र गति से होने लगा है। जो भी वस्तु है वो जल्द गति से पहुंचने लगी, जिससे क्या होने लगा है, शहरीकरण होने लगा है, नगरीकरण होने लगा है। स्थानांतरण स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। स्थानांतरण यह नागरीकरण को प्रभावित करने वाला घटक है। और स्थानांतरण भी क्या है, एक नगरीकरण को एक सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला घटक है। यह स्थानांतरण अल्पकालीन, दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप में होता है। और यह स्थानांतरण किस किस रूप में होता है, अल्पकालीन कुछ समय के लिए, दीर्घकालीन यानी कुछ और ज्यादा वक्त के लिए, और स्थायी रूप से मतलब हमेशा के लिए। स्थानांतरण मुख्यतः एक ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग की ओर अथवा ग्रामीण शहर से शहर की ओर होता है। और यह स्थानांतरण एक ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग की ओर या ग्रामीण भाग से शहर की ओर इस तरह होता है। शहर में उच्च स्तर तथा रहने सहने के आकर्षण में शहर की जनसंख्या में वृद्धि होते जा रही है। जैसे भारत के विविध भागों में पुणे, मुंबई, इन स्थानों पर होने वाले स्थानांतरण, जैसे कुछ आकर्षण की वजह से एक शहर की
रहन सहन देखकर भी आकर्षण होता है कि वहां पर लोग कितने अच्छे रहते हैं। और काम के लिए भी हो रहा है। इससे क्या हो रही है, एक शहर में क्या हो रही, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और ऐसे ही भारत के बहुत सारे भाग है जहाँ पर क्या हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो इनमें हम लोग पुणे, मुंबई ऐसे स्थानों को ले सकते हैं कि इन स्थानों पर क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और मतलब शहरीकरण तो पहले से ही हो रहा है, परंतु जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। अभी हमने देखा कि नगरीकरण का कुछ हमने लाभ देखे। उसमें हमने देखे कि औद्योगिकरण है, उसको लाभ पहुंचाने वाले घटक कौन से हैं, कौन कौन से कारण है जिससे नगरीकरण हो रहा है। तो औद्योगिकरण है, व्यापार है, तीसरा प्रौद्योगिकरण है। प्रौद्योगिकरण और तकनीकी सुविधाओं के कारण भी ग्रामीण बस्ती का विकास शहरी बस्ती में हो रहा है। यातायात और संदेश वहन है उसके प्रमुख कारक। स्थानांतरण है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना कुछ समय के लिए या दीर्घ काल के लिए या फिर हमेशा के लिए, इस स्थानांतरण। और उसके बाद उसके जो परिणाम है वो हम लोग देखते हैं। नगरीकरण मतलब उसके नगरीकरण की लाभ तो है, उसके साथ उसकी कुछ कुछ हानियां भी है। तो हम लोग उसकी कौन सी हानियां है वो हम लोग देखते हैं। नगरीकरण से प्रदेश के स्वरूप में बड़े पैमाने पे परिवर्तन होता है। भूमि के नियोजन में विशेष यह परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे पहले जिस भूमि पर कृषि की जाती थी वह भूमि निवास अथवा कारखानों के रूप में लाई जाने लगी है। नगरीकरण में जिस प्रकार अनेक लाभ होते हैं उस प्रकार उसकी बहुत सारी हानियां होती है। क्या होने लगा है, इसमें बहुत सारे परिणाम क्या क्या होने लगे, तो बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं पहले। और भूमि के नियोजन में भी परिवर्तन होने लगा। कैसे भूमि के नियोजन में परिवर्तन होने लगा है कि पहले जो भूमि कृषि के लिए उपयोग में लाई जाती थी, अब वो भूमि किसके लिए उपयोग में लाई जाने लगी है, निवास यानी घर बनाने के लिए या कारखाने बनाने के लिए उसका उपयोग होने लगा है। और उसके साथ साथ कुछ हानियां भी है, वो हम हानियां देखते हैं कि उसके पहले लाभ देख लेते हैं हम लोग कि नगरीकरण के लाभ क्या क्या है। तो पहला है सामाजिक एकता। सामाजिक एकता नगरीकरण के कारण द्वितीय तथा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय में वृद्धि हुई है, जिस कारण आर्थिक व्यवहारों में वृद्धि होती है। इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। विविध प्रदेशों में आने वाले लोगों को एकत्रित रहने से शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ी परंपराओं का आदान प्रदान होता है। इससे सामाजिक एकता निर्माण होती है। सामाजिक एकता तो जो नगरीकरण के कारण क्या है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो श्रेणी के जो व्यवसाय है उसमें क्या होने लगी है, बहुत वृद्धि होने लगी है। उसके साथ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ने से जनसंख्या एक शहर से दूसरे शहर में आने से क्या होने लगा, उनकी संस्कृतियां भी उनके साथ आने लगी। संस्कृतियां और सामाजिक रूढ़ी परंपराओं का भी आदान प्रदान होने लगा है। उनके रीति रिवाजों का, उत्सवों का आदान प्रदान होने लगा है। और यही सभी कारण क्या है, सामाजिक एकता निर्माण हो रही है। दूसरा इसका पॉइंट है आधुनिकीकरण। विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता रहता है। ऐसे प्रदेशों में ज्ञान, कौशल्य तथा जानकारी का आदान प्रदान सुलभता से होता है। नवीनतम सुविधाएं नवीनतम सूचनाओं और जानकारी तथा ग्रामीण लाभ सर्वप्रथम ऐसे प्रदेश से होता है। उद्योग और व्यवसाय से संबंधित अनेक नए प्रकल्प
इन प्रदेशों के विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। नगरीय बस्ती में नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी और तकनीकी सुविधाओं का लाभ प्रथम मिलता है। परिणामतः यह रहने सहने का स्तर ऊंचा हो जाता है। आधुनिकीकरण की एक जगह से दूसरे जगह पर जाने से क्या होने लगा है, उनका जो ज्ञान है, कौशल्य है, उसका भी आदान प्रदान होने लगा है। और आदान प्रदान होने में क्या होने लगी, सुलभता होने लगी है। और इसी के साथ साथ क्या होने लगे, जो नवीनतम सूचनाएं है, नवीनतम जानकारी है, उसका लाभ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को होने लगा। इससे क्या होने लगा, उद्योग और जो व्यवसाय से संबंधित अनेक प्रकल्प क्या होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विकसित अवस्था विकसित दिखाई दे रहे हैं। और जो नगरीय बस्ती की जो नई कल्पना है, नवीनतम जानकारी, तकनीकी सुविधा है, तो उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसके कारण वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो जीवन स्तर क्या होने लगा है, वो उच्च होने लगा है। तो आज हमने, प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने नगरीयकरण और पढ़ा। नगरीकरण अथवा शहरीकरण, हम थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं कि जो हमने आज पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा। तो हमने नगरीकरण पढ़ा, सुरेश और उसके तात्या के बीच में क्या वार्तालाप हुई है, वो हमने देखा। और उसी के साथ नगरीकरण का अर्थ कि जनसंख्या में वृद्धि या नगर के शहरों में वृद्धि, इसे नगरीकरण बोल सकते हैं। उसके साथ ही हमने देखा कि नगरीकरण के को चालना देने वाले, फायदा देने वाले कौन कौन से है, कौन कौन से घटक है। तो एक व्यक्ति, अ, यातायात है, होटल है, भोजन है। उसी के साथ साथ एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं होती है। तो सड़कों का विकास होना चाहिए, होता है उससे। दवाखानों का, विद्यालय, महाविद्यालय आदि की सुविधाएं होती है। मतलब एक बस्ती का शहरीकरण में जब रूपांतरण होता है, जब ये सुविधाएं होती है, उसी के साथ साथ एक गांव में भी जो गांव भी सुविधा संपन्न होने लगते हैं। उस गांव में क्या होने लगती है, पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका का उदय होने लगता है। उसी के साथ जो एक ग्राम से दूसरे ग्राम में आने वाले जो व्यक्ति है, उनको पेयजल की सुविधा देना है, यातायात भी की सुविधा देना है। और उसी के साथ साथ सड़क पर बिजली की सुविधा देना है। दर्शनीय स्थल भी होने चाहिए, मनोरंजन के स्थल भी होने चाहिए, बाग होने चाहिए। और किस आधार पर जनसंख्या का निश्चित होता है, निश्चित किए जाते हैं। तो कि जिस बस्ती में काम करने वाले 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं, तो इसके आधार पर उस बस्ती को क्या है, नगरीय बस्ती समझा जाए। उसके अलावा बस्ती की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, तभी भी उसको ग्राम से शहर कहा जाएगा। और बस्ती का घनत्व कितना हो, ये भी कहा जाएगा कि बस्ती का घनत्व 400 वर्ग किमी इतना हो, तभी उसको बस्ती को क्या कहा जाएगा, शहरीकरण कहा जाएगा। और नगरीकरण किस तरह से अ, बढ़ा है, एक बस्ती का शहर में किस तरह से रूपांतरण हुआ है, उसकी हमने तालिका देखी कि 1961 से लेके तो 2000 तक के क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार क्या हो रही है, शहरीकरण में, नगरीकरण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और उसके कुछ कारण पढ़े हमने कि जो नगरीकरण में सहायक है, तो उसमें प्रौद्योगिकरण पढ़े हमने कि पहले लोग कुछ जो उस प्राकृतिक अवस्था के आधार पर, जैसे कुछ लोग खेती करते थे तो वो खेती ही करते थे, परंतु औद्योगिकरण के कारण क्या होने लगा, कारखाने खुलने से वो क्या करने लगे, खेती को छोड़कर, क्योंकि
खेती करते समय प्राकृतिक आपदाओं का भी डर रहता है कि हमने जितना पैसा लगाया है उतना वापस मिलेगा कि नहीं, नगद जो फसल हमारी तैयार होंगी उससे हमारा फायदा होगा कि नहीं, ये भी रहता है। इसलिए भी क्या होने लगा कि शहरीकरण नगरीकरण बढ़ने लगा। और बहुत से ऐसे प्रदेश थे तो मछुआरे के नाम से, मछुआरे बस्ती के नाम से थे, परंतु वहां पर जैसे मुंबई जैसे शहर को हम देख ले कि वहां पर क्या होने लगा, कपड़े मिलों का मिल शुरू हो गई, तो वहां के जो लोग थे वो क्या करने लगे कि उस मिल में काम करने लगे। तो इस तरह ये जो बस्ती है वो कम कम होती गई, उसका शहरीकरण नगरीकरण में रूपांतरण होने लगा। व्यापार एक जो वस्तु तैयार है उसको लाने ले जाने के लिए उसका संग्रह करने हेतु जो परिस्थितियां थी उसमें भी वृद्धि होने लगी। उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए जो व्यापारी संकुल थे, बैंक थे, सहकारी संस्थाएं, गोदाम, शीत गृह आदि में भी सुविधाएं होने लगी। उसके साथ सड़क, होटल, निवास आदि में भी वृद्धि होने लगी। और इस एक प्रदेश में जब ये सुविधाएं होने लगी, जैसे नागपुर का उदाहरण लिया हमने कि नागपुर में क्या होने लगा, सुविधाएं होने लगी, व्यापार की दृष्टि से ये सुलभ था, इसलिए क्या होने लगा, उस वहां पे भी नगरीकरण होने लगा। प्रौद्योगिक और तकनीकीकरण देखा हमने कि पहले जो पुरानी पद्धति उससे कृषि का उत्पादन किया जाता था, परंतु वो उत्पादन कम होता था, उसकी जगह पर यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा और यंत्रों के उपयोग से उत्पादन बढ़ने लगा। और जिस तरह मनुष्य बल, यंत्रों का उपयोग करने से क्या होने लगा, मनुष्य बल कम लगने लगा। और जो मनुष्य बल किसकी तरफ जाने लगा, कारखानों की तरफ जाने लगा। इससे क्या होने लगा कि नगर जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। यातायात और संदेश वहन, गांव की सड़कों का विकास होने लगा, यातायात के लिए रेल मार्ग बनने लगे। और क्या होने लगा, जो तैयार वस्तु है वो जल्दी से जल्दी अपने जगह पर, जहां पर उसकी मांग है वहां पर पहुंचने लगी। और उसी तरह का एक उदाहरण देखे हमने कोंकण रेलवे का देखे, भुसावल का देखे कि किस तरह ये विकास होने लगा, शहरीकरण बढ़ने लगा, स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने ये स्थानांतरण है। और बहुत सारे मतलब कुछ लोग शहर के प्रति आकर्षित होते हैं, वहां के लोगों का रहन सहन देखकर आकर्षित होते हैं, इस तरह वो क्या गांवों से शहरों में आने लगे। इस तरह शहरों की नगरीकरण की जनसंख्या बढ़ने लगी। इस तरह के बढ़ती हुई जनसंख्या वाले शहर पुणे, मुंबई है। और उसके अब हमने परिणाम देखे, उसके परिणाम कौन कौन से हैं। तो पहले कृषि की पद्धति में परिवर्तन हुआ है। और जो भूमि है की जगह पर क्या होने लगा, कि सामाजिक एकता, जब एक व्यक्ति बहुत सारी संस्कृतियों वाले व्यक्ति, मतलब बहुत सारी संस्कृतियों से जुड़े हुए व्यक्ति एक स्थान पर आने लगे तो संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा। एक दूसरे की रूढ़ी परंपरा, समाज को सब समझने लगे। उससे भी क्या होने लगा, तीव्र गति से विकास होने लगा और सामाजिक एकता निर्माण होने लगी। आधुनिकीकरण, विविध जो ज्ञान और कौशल्य है उसका एक दूसरे नागरिकरण का अर्थ, परिभाषा, नागरीकरण को सुविधा देने वाले और उसको हानियां, उससे होने वाली हानियों को आज हमने पढ़ा। ठीक है।